मैं डॉक्टर शोभ भाटिया राजकीय महाविद्यालय जम्मा रामगढ़ से हिंदी साहित्य द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र की चर्चा करते हुए आज रीतिकाल की विशेषताओं पर बात करूंगी। जैसा कि हमने रीतिकाल के इतिहास को पढ़ते हुए देखा था कि रीतिकालीन हिंदी साहित्य की रचना जिन सामंतीय परिस्थितियों में हुई, उस साहित्य को साधारण लोगों के जीवन से तो संबद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह साहित्य तो मूलतः दरबारी या शाही साहित्य था। आश्रित कवियों तथा आचार्यों ने जिस साहित्य की सृष्टि की, उसमें तत्कालीन राजाओं या सामंतों की श्रृंगार वासना को तृप्त करने के लिए सुरा सुंदरी, नायक नायिका भेद आदि के वर्णन के अतिरिक्त कविता रूपी कामिनी के अलंकरण एवं नक्शिक वर्णन पर ही जोर दिया गया है। आप अब तक समझ चुके हैं कि रीतिकाल का साहित्य दरबार में रहने वाले कवियों का साहित्य था। उस साहित्य की रचना राजाओं और सामंतों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जैसी उनकी इच्छा होती थी, उसके अनुसार ही कवि काव्य की रचना करते थे। और यद्यपि उनका साहित्य या उनकी कविताएं सुंदर होती थी, लेकिन जिस तरह से सुंदर स्त्री को सजाने के लिए उसका श्रृंगार गहनों से किया जाता है और उसकी एक एक चीज़ की चर्चा की जाती है, उसी तरह इन कवियों ने भी अपनी कविता का वर्णन जो है या अलंकरण जो है, वो राजाओं की वासना पूर्ति के लिए ही किया। इस प्रकार साहित्यकारों की शक्ति एवं श्रम शरीर में ही लगा रहा। ऐसे रीतिकालीन साहित्य में कृत्रिमता, अलंकरण एवं श्रृंगारिकता की प्रधानता है। सारे रीतिकालीन साहित्य में कम साहित्य ऐसा है जिसे हम उपयोगी तथा शक्ति का साहित्य मान सकते हैं। वीर रस युक्त तथा नीतिपरक साहित्य की रचना भी इस काल में हुई है। अलग अलग चीज़ों की चर्चा करते हुए अगर हम देखें तो रीतिकाल की काव्य धाराओं से तात्पर्य ये है कि हमने पढ़ा था रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तीनों प्रकार की काव्य धाराओं को अगर हम संयुक्त रूप से देखते हैं तो उसमें हम कुछ इस प्रकार की विशेषताएं देखते हैं। आपके लिए जो प्रश्न आता है उसमें कई बार रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा करें या रीतिकालीन कवियों की विशेषताओं की व्याख्या करें, इस तरह से दो रूपों में आता है। तो प्रवृत्ति और विशेषता जब आपसे पूछी जाती है तो उसका जवाब एक तरह का ही है। श्रृंगारपरक भावों की प्रधानता या श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति रीति कवियों की कविता का प्राण है। रीति निरूपण की प्रवृत्ति के समान इस प्रवृत्ति के भीतर एक तरफ काव्य शास्त्रीय बंधनों का निर्वाह है, तो दूसरी ओर से नैतिक बंधनों की छूट तथा विलासी आश्रयदाताओं के प्रोत्साहन के कारण इस प्रवृत्ति ने जो स्वरूप प्राप्त किया, इसे इतर कवियों की श्रृंगारिक प्रवृत्ति से सहज ही अलग करके देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि रीतिबद्ध साहित्य में कवियों ने
लक्षण ग्रंथ लिखे और रीति मुक्त काव्य में लक्ष्य काव्य लिखे हैं। लेकिन अगर हम इन रचनाओं को देखते हैं और अन्य कवियों की इस प्रकार की श्रृंगार परक रचनाओं को देखते हैं तो उन दोनों में हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। इस प्रवृत्ति में विलासिता का प्राधान्य है और प्रेम भावना में एकोन्मुखता के स्थान पर अनेकोन्मुखता ने कुछ इस प्रकार से अपना स्थान बनाया है कि कुंठा रहित प्रेम की उन्मुखता रसिकता का रूप धारण कर गई है। यहाँ हमें स्पष्ट तौर पर समझना चाहिए कि यद्यपि श्रृंगार का वर्णन जो है वह प्रेम के साथ किया जाता है, इसे श्रृंगार को हम प्रेम के साथ जोड़कर देखते हैं, तो उस युग में प्रेम जो एकोन्मुखी हुआ करता था पर रीतिकाल में अनेकोन्मुखी हो गया। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी स्त्री को देखकर उसके सौंदर्य की ओर आकर्षित हो जाने के कारण पुरुष पात्रों के साथ बहुत सारी नायिकाओं का वर्णन किया जाता था। एकांगी प्रेम नहीं था, मतलब एक स्त्री से ही प्रेम करने की प्रमुखता इस युग में नहीं थी, बल्कि इसके स्थान पर अनेक स्त्रियों के साथ संबंध रखने के कारण उनके सौंदर्य की चर्चा करना, उनके बारे में कहना ही इस काव्य का मुख्य उद्देश्य था। इस कारण से प्रेम की अभिव्यक्ति में उन्मुक्तता का भाव अर्थात खुलेपन की बात आती है, जिसमें आकर्षण प्रेम की पवित्रता के स्थान पर ज़्यादा दिखाई देता है। और यही कारण है कि अनेक पत्नियों के बीच अकेला नायक किसी मानसिक तनाव का शिकार हुआ दृष्टिगत नहीं होता, बल्कि स्त्री को केवल भोग मात्र का उपकरण समझा जाता था। यहाँ हम समाज की चर्चा भी देख सकते हैं कि समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें आबादी का आधा हिस्सा ना मांगकर सिर्फ भोग के लिए ही एक वस्तु मात्र माना जाता था। समस्त रीति साहित्य में रति भाव, काम भाव तथा वासना एवं भोगवादी दृष्टिकोण ही प्रधान है। जिस प्रेम की पीर तथा अलौकिक प्रेम की भावना भक्ति काल में देखी गई, उसके विपरीत रीति काल में लौकिक प्रेम एवं श्रृंगार भाव की ही प्रचुरता अधिक दिखाई देती है। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम और विश्वास के साथ ईश्वर के प्रति जो लगन लगी, उसमें अलौकिक प्रेम की चर्चा हमें प्राप्त होती है। लेकिन रीति काल में यही प्रेम के नाम पर यही भाव जो है वह अलौकिक के स्थान पर लौकिक हो गया और उसमें श्रृंगारिकता का भाव अधिक हो गया। भक्ति के साथ माधुर्य भाव ने तो जैसे नग्न श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति को खुली छूट ही दे दी थी। भक्ति युग के बाद भक्ति काल में प्रेम के साथ जुड़ा हुआ जो मधुरता का भाव था, जो माधुर्य का भाव था, उसके स्थान पर रीति काल में नग्न श्रृंगारिक वर्णन किए जाने लगे। जीवन की सामान्य घटनाओं को भी नायक नायिका के माध्यम से बड़े ही रसीले और श्रृंगार परक ढंग से प्रस्तुत किया जाता था। वर्षा ऋतु में सामान्य रूप से फिसल जाने वाली घटना को भी कामुक भाव से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे हम सखी दो ऐसे फिसले वो भय ऊपर मैं भई नीचे। अर्थात नायक के साथ फिसलते हुए भी काम वासना की अभिव्यक्ति ही प्रमुख रही। रीतिकाल के मुक्तक लिखने वाले कवियों ने भी उसी श्रृंगार भावना की अभिव्यक्ति अपनी कविताओं में की, जिसे उर्दू फारसी के शायर शराब और पैमाने में
ढालते रहे। देखिए, दूसरा प्रभाव हमें रीतिकाल के कवियों पर जो दिखाई देता है वह उर्दू और फ़ारसी के शायरों का है। उर्दू और फ़ारसी के शायरों ने सुरा सुंदरी शराब का जैसा चित्रण किया है उसकी नकल करते हुए रीति काव्यों ने भी कई स्थानों पर इसी प्रकार के ही वर्णन किए हैं। जैसे सेज है, सुराही है, सुरा है, प्याला है, सुबाला है, दुशाला है, विशाला चित्रशाला है। ऐसे भाव वाली रचनाओं को ही देखकर उस समय की श्रृंगार प्रधान विलासी भावना का पता हमें चलता है। श्रृंगार रस के संयोग पक्ष का चित्रण अधिक हुआ है, वैसे वियोग का भी कुछ चित्रण किया गया है, लेकिन वह इतना प्रभावी नहीं है। स्पष्ट बात है कि जब हम श्रृंगार का चित्रण करेंगे तो मिलन के जितने रूप हम दिखा सकते हैं उतने वियोग के दिखाई नहीं देते हैं, और यही कारण है कि वियोग या बिछोड़ने की जो स्थिति का चित्रण किया गया है वो बहुत ही कम किया गया है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार सोच चाहे जैसी भी रही हो उसमें ढली श्रृंगारिकता ही है। यहाँ डॉक्टर नगेंद्र ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि यद्यपि हम रीतिकाल के काव्य की जब चर्चा करते हैं तो श्रृंगारिकता की बात आती है, इसके पीछे कवि की स्वयं की मानसिकता भले ऐसी ना रही हो, लेकिन क्योंकि वह राजाश्रित कवि था तो राजा को खुश करके अधिक धन प्राप्ति के लिए, राजा की संतुष्टि के लिए उसने जो वर्णन किए हैं वो सारी सीमाओं को त्याग देने वाले हैं।